सवाल सुने आपने? क्या ओमिक्रॉन के नाम पर धंधा हो रहा है? क्या लालच के चलते इंसानियत ताक पर है? क्या वैक्सीन कंपनियां गरीब देशों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं? और क्या वैक्सीन के नाम पर 30 गुना ज्यादा कमाई हो रही है? क्या बूस्टर डोज से मुनाफा बढ़ा रही हैं कंपनियां? क्या वैक्सीन कंपनियां नहीं चाहती कि कोरोना खत्म हो? क्या कोरोना के खौफ में वैक्सीन कंपनियां मौज काट रही हैं? जब अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने 6 दिसंबर को यह ट्वीट किया तो दुनिया भर की अमेरिका की दिग्गज वैक्सीन कंपनियों की पोल खुल गई, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, यह बहुत ही भद्दा है। पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की खबर आते ही फाइजर और मॉडर्ना के 8 इन्वेस्टर्स ने 75,000 करोड़ रुपए कमा लिए। यह वक्त है कि ऐसी फार्मा कंपनियां अपने लालच पर नियंत्रण रखें और दुनिया के साथ वैक्सीन शेयर करें। अब बहुत हो गया। हम आपको बता दें कि बर्नी सैंडर्स अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर और वर्मोंट से जूनियर संयुक्त राज्य सीनेटर हैं। साल 2016 और 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेट्स की ओर से दावेदार रहे हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि माना जा रहा है कि सरकारें, डॉक्टर, साइंटिस्ट भले ही कोरोना महामारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बड़ी फार्मा कंपनियां ऐसा नहीं चाहती। बर्नी के ट्वीट से साफ है कि नए वेरिएंट और बूस्टर डोज को वैक्सीन कंपनियां कमाई का जरिया बना रही हैं। कोरोना का डर दिखा करके दुनिया भर में वैक्सीन कंपनियों की मनमानी चल रही है, जिससे कुछ बातें साफ है। क्या क्या साफ है? कि वैक्सीन कंपनियां नहीं चाहती कि कोरोना खत्म हो। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बना पूरी दुनिया में खौफ का माहौल। आपको बता दें, बूस्टर डोज कमाई का जरिया बन गया है, धांसू जरिया। पीपल्स वैक्सीन एनालिसिस के सर्वे को अगर आप देखेंगे तो बेहद चौंकाने वाला है। फाइजर, मॉडर्ना और बायोएनटेक की कमाई में रिकॉर्ड कमाई दर्ज की गई। पिछले साल 2021 में हर सेकंड $1,000 का मुनाफा कमाया इन कंपनियों ने, यानी 75,000 करोड़ रुपए की कमाई की। एक ब्रिटिश अखबार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर को वैक्सीन का एक डोज तैयार करने में $1 यानी करीब 75 रुपए का खर्च आता है। इसे कंपनी $30 में बेचती है। यूके जैसे देश में 30 गुना ज्यादा कीमत देकर फाइजर की वैक्सीन खरीदी जा रही है। मोनोपोली का फायदा उठा करके फाइजर ने यूके गवर्नमेंट के साथ एक डील भी की है कि उनके बीच के सौदे सीक्रेट रहेंगे। ऑक्सफार्म की रिपोर्ट के मुताबिक मॉडर्ना भी अपनी लागत से 15 गुना तक वैक्सीन की कीमत वसूलती है आपसे, हमसे और जो वैक्सीन लगवाते हैं उनसे। कंपनी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 और सितंबर 2021 की बात करें तो कोरोना वैक्सीन कंपनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इन कंपनियों ने इस दौरान अपने पुराने सारे नुकसान की भरपाई भी कर ली, बल्कि कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अब आपको दिखाते हैं 2020 में फाइजर कंपनी का मुनाफा था 62,000 करोड़ का, जो बढ़ गया 2021 में 1.25 लाख करोड़ पर पहुंच गया। कैसे? कोरोना की वजह से। वहीं मॉडर्ना की बात करें तो कंपनी की 2020 में 3,750 करोड़ के ये घाटे में थी, लेकिन वैक्सीन से 2021 में इतना इसने कमाया कि 54,000 करोड़ के मुनाफे की कंपनी ये बन गई। मशहूर दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने 2020 में, आपको बता दें, 97,000 करोड़ के मुनाफे में थी ये कंपनी, लेकिन वैक्सीन डोज का धंधा करने के बाद इसका मुनाफा 1.2 लाख करोड़ पर पहुंच गया। अब बायोएनटेक का हाल देख लीजिए। यह कंपनी 300 करोड़ के घाटे में थी, लेकिन वैक्सीन बनाने और बेचने से इसने 61,000 करोड़ रुपए कमाए। अब साफ है कि कंपनियों ने आपदा को अवसर बनाया। जब दुनिया खौफ में जी रही थी, वैक्सीन बनाने वाली दिग्गज कंपनियां धंधा करने में पूरी ताकत लगा रही थी, और अब ये कंपनियां बूस्टर डोज के नाम पर पैसा बना रही हैं। यही वजह है कि ये कंपनियां कभी नहीं चाहती कि कोरोना काल कभी खत्म हो। दुनिया परेशान है और दवा कंपनियां मौज काट रही हैं। इसे कहते हैं वाह रे लालच। लेकिन सवाल यह कि कोरोना वायरस का खात्मा कैसे होगा, है ना? क्योंकि इन कंपनियों ने अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके अमीर देशों की सरकारों से मुनाफे वाले कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वहीं गरीब देशों की वैक्सीन की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पीवीए के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने अपनी कुल वैक्सीन सप्लाई का महज 1% गरीब देशों को भेजा, वहीं मॉडर्ना ने सिर्फ 0.2% सप्लाई भेजी। जी हां, अब गरीब देशों की दुर्गत है। देखिए, आपको बताते हैं कि क्या कहता है
आवर वर्ल्ड इन डेटा। गरीब देशों की 98% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है। दक्षिण अमेरिका में 55% लोग कोविड वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके हैं। एशिया में अभी 45% लोग ही कोविड वैक्सीन की पूरी खुराक ले पाए हैं। फीफा में यह आंकड़ा महज फीफा की बात करें तो 6% है यह आंकड़ा। इजराइल जैसे देश जो है चौथी डोज की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गरीब देशों की 94% आबादी को पहला डोज तक अभी नसीब नहीं हुआ है। WHO का मानना है कि वैक्सीन में ऐसी असमानता बनी रही तो कोरोना महामारी जल्द खत्म नहीं होगी। PVA के एनालिसिस के मुताबिक वैक्सीन कंपनियों को अरबों डॉलर की सरकारी फंडिंग मिली है। इसके बावजूद उन्होंने दवा बनाने और तकनीक और अन्य जानकारियां गरीब देशों की कंपनियों से साझा करने से इनकार कर दिया है। ऐसा करके लाखों जानें बचाई जा सकती थी। वैक्सीन कंपनियां किसी भी कीमत पर पेटेंट अपने पास रखना चाहती हैं। सिविल राइट एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पुरुषोत्तम सारदा हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यह कहना गलत होगा कि कोरोना के आपदा को अवसर बना लिया कुछ कंपनियों ने, खासकर जो वैक्सीन के धंधे में लगी हुई हैं? अभी मैंने कुछ आंकड़े दिखाए जो बेहद चौंकाने वाले थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब शुरुआत में जब कोरोना आया तो लोगों में डर का माहौल था और लोगों ने हर पॉसिबल कोशिश की कि वो इससे दूर रहे, लेकिन फिर भी कई सारे लोग पूरी दुनिया में से इसकी चपेट में आए। कई लोगों ने जाने गंवाई। फिर हमें एक संजीवनी के रूप में ये बताया गया कि आपको वैक्सीन दी जाए। भारत जैसे देश में और ऐसे जैसे बाकी अपने अमेरिका, न्यूयॉर्क, ये सब देशों का जो नाम लिया या इन जगहों का जो नाम लिया, वहाँ पे कई कंपनीज थी जिन्होंने ये दावा किया कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली है, हम वैक्सीन बना रहे हैं और इसका ट्रायल चालू है। ऐसी कई चीज़ें सबके सामने हैं और वैक्सीन आते आते 1 साल का समय गुजर गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। सोचिए, जो आपने कहा कि कंपनियों की और बड़े लोगों की तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही है कि जहाँ पे एक 50 रुपए की चीज़ हमें 500 से 1000 रुपए में दी जाती है या 100 रुपए की चीज़ हमें 2000 में दी जाती है। लेकिन क्या इसमें WHO भी इन्वॉल्व नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें मास्क का भी इन्वॉल्वमेंट था। और ये सोचिए कि ये कौन सी कंपनीज थी? ये सारी फार्मा मेडिकल कंपनीज थी। पहले WHO ने कहा N95 मास्क लेना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, N95 नहीं लेना चाहिए, फिर 3 लेयर, 2 लेयर, फिर नॉर्मल मास्क। ये सब तो कंपनियों का तो ये जो खेल चला आ रहा है, इट वॉज जस्ट नथिंग बट कई दवाओं को लेकर के भी पहले ये बात कही गई कि वो दवाएं लेनी चाहिए, बाद में कहा गया कि वो गैर जरूरी दवाएं हैं। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ दर्शकों को बता दें कि ये बात जो है 24 फरवरी 2021 की है। आपको ये महीना याद है ना? कोरोना दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से फैल रहा था। दुनिया भर में वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। भारत और साउथ अफ्रीका के नेतृत्व में 100 से ज्यादा देश जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। प्रस्ताव में मेडिकल की दुनिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले नियमों में थोड़ी ढील करने की मांग की गई, जिससे वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, है ना? भारत के प्रस्ताव को रोकने के लिए किस तरीके से लॉबिंग की गई। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि भारत के प्रस्ताव के खिलाफ रणनीति बनी थी। भारत की मांग थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले नियमों में ढील दी जाए, जिससे वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। द फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमेरिका ने यह साजिश रची। $50 मिलियन लॉबिंग पर खर्च किए गए, यानी तकरीबन 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा नेताओं पर लुटाए गए थे। साजिश के चलते भारत का प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया। WTO ने अगर यह प्रपोजल उसी वक्त पास कर दिया होता तो इसका सीधा फायदा विकासशील और कमजोर देशों को मिल गया होता। इसका सीधा गणित यह है कि वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिस्ट से बाहर आते ही ट्रायल कर चुकी सभी कंपनियों को फार्मूला दूसरे देशों के साथ शेयर करना पड़ता। फिर सभी देश अपने लोगों के लिए खुद से वैक्सीन तैयार कर चुके होते। गरीब देशों में भी सभी लोगों को वैक्सीन देना आसान हो जाता, जो हमने अभी बताया कि नहीं हो पाया कि कितने ही देशों में, गरीब देशों में वैक्सीन की पहली डोज तक अभी लोगों को नहीं मिली है। प्रफुल्ल जी, ये सवाल सिर्फ कमाई का नहीं है, बल्कि ये मोनोपोली का भी सवाल है। जिस तरीके से ये बेशर्मी दिखाई है इन दवा कंपनियों ने फॉर्मूला शेयर ना करके, भारत की तो खैर लॉबिंग करके हार कर ही दी, उसको पीछे धकेल ही दिया प्रपोजल को, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सफर दुनिया करेगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो मानसिकता है, ये जो घटिया मानसिकता है कि लोगों की जान जाए तो जाए, लेकिन हमें पैसा कमाना है, हमें सिर्फ हमारे मुनाफे से मतलब है।
मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है। इनका जो CNF जो होता है, जो कैश एंड कैरी जो नेटवर्क होता है, जो सबसे ऊपर बैठता है, उसको मिलता है 1.5 से 2% का मार्जिन। उसके बाद आता है स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं उसको, उसका आता है 7 से 10% का मार्जिन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसका मार्जिन होता है 15 से 20% का। और फिर आता है रिटेलर, उसका मार्जिन होता है 25 से 30% का। अगर मैं इसको कंबाइन करके 30% के फिगर में भी लाऊं तो 70% फिर भी कंपनी कमाती है, जो मार्केटिंग कॉस्ट और ऐसे अनेक ऑपरेशनल कॉस्ट के नाम के नीचे ये छुपा देती है। लेकिन अगर हम उसे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, इतना खर्चा करने के बाद भी हर कंपनी 200% का मुनाफा कमाती है। अब ये मुनाफा कमाने का लालच इतना बढ़ गया है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई मिले ना मिले, लोगों को वैक्सीन मिले ना मिले, इनके घर में, इनका बैंक खाते में पैसे जमा होने चाहिए। कुछ दिन ये रोएंगे कि हमें नुकसान हो रहा है, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का एक कॉस्ट है जो हम बेयर करते हैं, लेकिन वो तो वन टाइम कॉस्ट है जी। अब जब एक ऐसी घटना आ गई है, आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट सारे चाहिए। आप SEZ में जाएंगे, वहां पे आप कंपनसेशन लेंगे, आपको लोन कम रेट में चाहिए, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग का अलग से प्लांट के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, उसके लिए आप डिस्काउंट मांगोगे। लेकिन जब बेनिफिट पास ऑन करने की बात आती है तो ये टैक्स में चोरी करेंगे, ये पैसा छुपाएंगे, और ये वही वैक्सीन जो है दूसरे देशों को ज्यादा रेट में बेचेंगे, और यहाँ के लोगों को, भारत देशों के लोगों को ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रफुल्ल जी। और अब तो ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया है, तो अब इन दवा कंपनियों का क्या नजरिया होगा देश और दुनिया के प्रति, ये देखने वाली बात होगी। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रफुल्ल हमसे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से दवा कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ है कोरोना। लेकिन ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है कि देश में ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया है। महाराष्ट्र में आज एक साथ इतने मामले आए जिन्होंने कल के मामलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 85 मामले आए, जिससे देश में महाराष्ट्र ओमिक्रॉन संक्रमित मामलों में नंबर 1 हो गया। यहां अब तक 252 लोगों को ओमिक्रॉन हो चुका है। 238 संक्रमितों के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली है। 22 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 943 हो गया है। आज राजस्थान का आंकड़ा 22, गुजरात में 19 और आंध्र प्रदेश में 10 नए मामले मिले हैं। ये आप पूरे देश का नक्शा भी देख रहे हैं, आंकड़े भी देख रहे हैं, ये किस तरीके से ओमिक्रॉन का जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। कोरोना को लेकर के राज्यों में पाबंदियां बढ़ रही हैं। आज राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। शादी और दूसरे आयोजनों में सिर्फ 200 लोगों को जाने की इजाजत होगी। 200 से ज्यादा भीड़ होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मॉल और दुकानें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। मिनी बस सुबह 5 से लेकर 11 बजे तक चलेंगी मिनी बस। इसके अलावा 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। गोवा में थिएटर, मनोरंजन पार्क 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। देहरादून में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। अब ये कुछ राज्यों की तरफ से अहम फैसले कोरोना के चलते, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते ले लिए गए हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है तो कहीं यह कह दिया गया है कि साफ तौर पर अब आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के दाखिल होना पड़ेगा। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का विवादित बयान। ये बड़ा बयान है। धारा 370 हटाने अयोध्या, काशी से नहीं मुस्लिम वोट मिलेंगे, ये उनका विवादित बयान। काशी मथुरा में मंदिर बनाने से मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी को आतंक के समर्थकों के वोट नहीं चाहिए। पाक के समर्थन में नारे लगाने वालों के वोट नहीं चाहिए। सुब्रत पाठक का यह बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिया है तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे। अपने अपने राजनेता अपनी अपनी राजनीति, ये नहीं सोचते कि समाज को क्या दे रहे हैं, देश को क्या दे रहे हैं। समाज ऐसे बयानों से कहा जाएगा, देश का क्या होगा। बस मुंह खोला और जो मन में आया बोल दिए। बहरहाल
हमें आपसे सिर्फ यही बोलना है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये भी तेजी से पैर पसार रहा है और अभी पुराना वाला कोरोना तो गया नहीं है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, और वैक्सीन लगा ली है तब भी कोरोना प्रोटोकॉल का खासा ख्याल कीजिए। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। बुखार आने पर या कोरोना के सिम्टम्स जैसे होने पर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और किसी भी चीज़ को छूने के बाद हाथ ज़रूर धोइए, और एक बार जब आप हाथ धोते हैं तो तकरीबन 20 सेकंड तक हाथ धोइए। अब आपसे कल मुलाकात होगी। आज जागते रहो में इतना ही। कल के दिन भर की खबरों की खबर हम लेंगे और उसके पीछे की खबर भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।